ऐसा क्या हो गया है राजनीति में कि मायावती के साथ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। ये तस्वीरें अलग अलग मौकों की हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि मायावती के साथ इन दो की तस्वीर दिखाई जा रही। दरअसल उसकी वजह है एक ऐसी खबर जिससे इनको तो कम डर है, जिससे तेजस्वी यादव को बहुत डर है। और इनको कम डर का मतलब यह है कि इनको डर है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितनी तेजस्वी यादव को। ऐसा क्या हुआ है बिहार में, मायावती ने क्या कर दिया? चलिए सीधे खबर पर आते। ये देखिए, बिहार चुनाव को लेकर बसपा का ऐलान, सभी 243 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी, गठबंधन की बढ़ाई टेंशन। ये खबर है। अब आप कहेंगे मायावती या बीएसपी, बिहार में तो कोई पॉलिटिकल फोर्स है नहीं, तो टेंशन की क्या बात है? उन्होंने तो पिछली बार भी लड़ा था, लेकिन पिछली बार मायावती ने गठबंधन किया था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। उपेंद्र कुशवाहा अब किसके साथ हैं? वो एनडीए में आ चुके हैं। और जो बच गए ओवैसी साहब, उनके बारे में खबर है कि वो इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ओवैसी को पता है कि उनका विधायक जब जीतता है तो वो अपने आप पार्टी छोड़ के चला जाता है आरजेडी में। तो इसलिए ओवैसी ने कहा भैया पहले ही तय कर लो कि हमारा जीतेगा वो तुम्हारे ही साथ रहेगा, पार्टी मत तोड़वाया करो। ये ओवैसी की अंदर खाने की प्लानिंग है। अब उस पर फाइनल मोहर तो नहीं लगी है, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया है कि भाई 243 सीट पर तो लड़ेंगे ही, अकेले लड़ेंगे। ये संकेत बहुत डिस्टर्बिंग है। और जब मैं आंकड़ों की भाषा में आपको समझाऊंगा कि आखिर ये संकेत क्यों डिस्टर्बिंग है और किसके लिए डिस्टर्बिंग है, तब आप समझ पाएंगे कि वाकई बिहार में जैसी राजनीति दिख रही है वैसी नहीं है। और एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों को मायावती ने थोड़ी परेशानी दे दी है। आइए सीधे फैक्ट पे आते हैं। अब देखिए, जहां भी मायावती या बीएसपी का जिक्र आता है आप समझ जाते हैं कि सबसे पहले टारगेट होंगे दलित वोटर, क्योंकि वही कोर वोट बैंक है मायावती का, बीएसपी का, वो पार्टी जो 1984 में जिसकी नींव काशीराम ने रखी। अब देखिए, दरअसल बिहार में दलितों की आबादी करीब 19 से 20% है, यानी मोटे तौर पर मान लें कि बिहार में दलित हैं 20%। बिहार में विधानसभा की 243 सीट में से 38 सीट सुरक्षित है। इस तरह बिहार में दलित मतदाता सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। 243 में 48 यानी 40 मान लीजिए, तो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे 200 में 40 सीट, 243 में 40 सीट। 2020 के विधानसभा चुनाव में 38 में से एनडीए ने 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसमें से जदयू को केवल 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, जबकि महागठबंधन की झोली में 17 सीटें आई थी। यही कारण है कि बिहार में इस दफा चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल दलित वोटर को अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू कर दिया है। हर राजनीतिक दल ने, कांग्रेस ने तो अपने परंपरागत वोटर्स को जोड़ने के लिए चुनाव से ठीक पहले भूमिहार प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर दलित समाज से आने वाले राजेश राम को बिहार प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया। अब आप समझ गए कि यहां आरजेडी का भी जिक्र हो गया, कांग्रेस का भी हो गया, एनडीए का भी हो गया, जेडीयू का भी हो गया, घटक दलों का भी हो गया और गठबंधन का भी जिक्र हो गया। पर अब जो आंकड़ा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो वाकई शॉकिंग है। वो बताता है कि अभी इसमें एंट्री कई लोगों की बाकी है और कई लोगों को सिरदर्द बिल्कुल मिलेगा बीएसपी की वजह से। अब वो कौन लोग हैं ये देखिए, ये चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। एक नजर दलित वोट बैंक, यहां बिहार की बात हो रही है, बिहार में जो दलित वोट बैंक है उसको समझने का ये जो ग्राफिक है, ये जो आंकड़े हैं, ये जो फैक्ट है, ये आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो आप बिहार में दलित पॉलिटिक्स पूरी तरह समझ गए। देखिए, बिहार में 18 से 20% आबादी दलितों की, वो मैंने बता दिया। कुल आबादी का, अब दलितों में से कुल आबादी का 31.3% आबादी इस जाति की है। दुसाध जाति का दूसरा स्थान है। अनुसूचित जाति की कुल आबादी 30.9% आबादी दुसाध या पासवान की है। इसके बाद इन जातियों का नाम आता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 38 दलित विधायक चुनाव जीते, यानी रिजर्व सीट थी जो, जिसमें पासवान जाति से 13, रविदास जाति से 13, मुसहर समाज से 7, पासी जाति के 3 और एक विधायक मेहतर जाति के शामिल है। अब जातियों की कैटेगरी यहां सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर गौर करिएगा। जातियों की कैटेगरी, बिहार में दलित समुदाय में 22 जातियां आती थी, लेकिन साल 2005 में जब नीतीश कुमार सरकार में आए तो उन्होंने दलित वोट बैंक साधने के लिए दलितों को 2 भागों में बांट दिया। दलितों को 2 भागों में बांट दिया जातियों के तौर पर।
22 में से 21 जातियों को नीतीश कुमार ने महादलित की कैटेगरी में शामिल कर दिया, सिर्फ पासवान जाति को दलित कैटेगरी में रखा। नीतीश कुमार का यह मास्टर स्ट्रोक नहीं था, सुपर मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि ये वो दौर है जब रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान किसके साथ होते थे? यूपीए के साथ, यानी कांग्रेस और आरजेडी। यूपीए में कौन होता था? कांग्रेस भी था, आरजेडी भी था। रामविलास पासवान तब उनके साथ होते थे। यूपीए के घटक दलों में से एक थे रामविलास पासवान, उनकी पार्टी। लेकिन नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा था। 2005 से नीतीश कुमार, अगर कुछ लम्हों को छोड़ दें वो जीतन राम मांझी वाला चैप्टर, तो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। और 2005 में नीतीश कुमार की पॉलिटिकल शार्पनेस देखिए। रामविलास पासवान को जो दलित वोट मिलता था, उनके दलित होने की वजह से, दलितों के बीच पॉपुलर होने की वजह से रामविलास पासवान के उस वोट बैंक का बंटवारा नीतीश कुमार ने कर दिया। पासवान एक तरफ रखें और 21 जातियों को महादलित कर दिया। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने एक साथ उन 21 जातियों को अपनी ओर आकृष्ट करने का मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अब पासवान वर्सेज वो 21 जातियां, ऐसा गेम कर दिया नीतीश कुमार ने, और जो कि बहुत हिट रहा। महादलित में नीतीश कुमार की पैठ बनी है और उसके पीछे वो 2005 वाला ही मास्टर स्ट्रोक है। अब मैं यहां लाता हूं लालू यादव को। इस पूरे समीकरण के बीच लालू यादव क्यों आ गए, जरा वो देखिएगा। लालू ने बर्थडे पर साधा दलित वोट बैंक पर निशाना, 20% वोटर और 29 सीटों का क्या है प्लान। अब लालू यादव ने किया क्या? उनका बर्थडे था, 78 साल के हुए, 78 साल पूरे हुए लालू यादव के। उन्होंने उनके जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में दलित और महादलित टोलों में भोजन के साथ बच्चों के बीच कॉपी कलम भी बांटे गए हैं। तो अब लालू यादव को पता है कि कांग्रेस की नजर भी इस वोट बैंक पे है। जेडीयू का रिपोर्ट मैंने बता दिया, महादलित कार्ड आज भी खेलती है। नीतीश कुमार रैलियों में कहते हैं कि हमने तो आपको एक नई राजनीतिक पहचान दी। 2 हो गए। अब बीजेपी प्रयास कर ही रही है बिहार में, क्योंकि बीजेपी को पता है कि ओबीसी में यादव वोट बैंक जो है वो मजबूती से आरजेडी के साथ है। वहां वो नॉन यादव की राजनीति तो कर ही रहे हैं। दलित वोट बैंक यूपी में क्या होता है? बीजेपी राजनीति करती है आमतौर पर नॉन जाटव वोट की, क्योंकि माना जाता है जाटव जो वोट है वो खुलकर मायावती के साथ है। तो बीजेपी नॉन जाटव पर फोकस करती है। 2014-2019 में बीजेपी को इसका पूरा लाभ मिला था। इनफैक्ट 2017 के विधानसभा चुनाव में भी मिला था यूपी में। लेकिन 2024 में पासा थोड़ा उल्टा पड़ गया। वो जातियां चली गई, पीडीए फॉर्मूला हिट रहा और वो जातियां चली गई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ। अब आते हैं बिहार पे। बिहार में वहां कोई बीएसपी नहीं है। अगर हम दलित समाज के वोट बैंक की बात करें तो वहां जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों एनडीए का हिस्सा हैं। दोनों एनडीए का हिस्सा हैं। चिराग पासवान ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो एनडीए में रह के लड़ेंगे या अलग से लड़ेंगे। एनडीए के उन्होंने कह तो दिया है कि हम एनडीए की तरफ से लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने सीटें इतनी ज्यादा रख दी हैं, सांसद होकर यह कह दिया कि मैं बिहार में चुनाव लड़ना चाहता हूं। ये थोड़ा असहज करने वाला है बीजेपी को। खैर, वो एक अलग इश्यू है। तो मायावती वाला स्पेस जो खाली है बिहार में, अब मायावती ने जो ऐलान किया है कि भाई 243 पे हम लड़ने जा रहे हैं, वो हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको उतना प्रभावशाली न दिखाई दे, लेकिन ये तैयारी है बिहार में बीएसपी के कैडर को बनाने की, बीएसपी के सिर उठाने की और बीएसपी को राजनीतिक तौर पर स्थापित करने की। क्योंकि बीएसपी बिहार में कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, ये बात सच है, लेकिन कोई पॉलिटिकल फोर्स बिहार में बीएसपी नहीं रहेगी, ये बात नहीं कही जा सकती। क्योंकि 1984 में जब काशीराम ने बीएसपी की स्थापना की थी, तब किसी को नहीं पता था कि सिर्फ 12-13 सालों के भीतर इसी पार्टी की एक नेत्री जिसका नाम मायावती है, वो देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनेगी और देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनेगी। राजनीति में कई तरह के चमत्कार होते हैं। मायावती का मुख्यमंत्री बनना भी वैसा ही एक चमत्कार था। शायद नरसिम्हा राव ने कहा था मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी, मायावती के सीएम बनने को। तो ये थी बिहार में मायावती की पार्टी बीएसपी की हनक और धमक के साथ एंट्री की एक खबर। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में मायावती अगर 243 सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशी उतारती हैं, खाता खुलेगा? अगर बीएसपी जीतेगी तो कितनी सीटें जीत सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, मायावती के 243 सीटों पर कैंडिडेट उतारने से किसको नुकसान होगा? इंडिया गठबंधन को, यानी कांग्रेस आरजेडी वाले ब्लॉक को, या फिर एनडीए को, यानी बीजेपी और जेडीयू वाले ब्लॉक को? आप अपनी राय कमेंट करके हमें बताइएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।